स्वागत है आपका राजस्थान समाचार में। मैं हूं आपके साथ। जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजन लाल शर्मा ने बीजेपी की सदस्यता अभियान में पिछड़ने को लेकर पार्टी की अहम बैठक की और उन्होंने सदस्यता अभियान को तेजी से लाने पर जोर दिया। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान की समिट को सफल बनाने के बिंदुओं पर चर्चा की और इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। सदस्यता अभियान को लेकर केंद्रीय नेतृत्व कई बार चर्चा भी कर चुका है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक ध्येय वाक्य है और वो ध्येय वाक्य यह है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास। इस लक्ष्य को लेकर के चलने वाले हम आप सभी जब हमारी दृष्टि में राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति कोई भी भाव अगर पैदा होता है तो निश्चित रूप से हम उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इस बात को भी मैं ध्यान रखते हुए राजस्थान के आर्थिक विकास की दिशा में आपका प्रयास समाहित करने के लिए मैं राइजिंग राजस्थान में आप सभी को आमंत्रित भी करता हूं। सीएस, सीएमए, वित्तीय विशेषज्ञ और उद्योग जगत हमेशा से किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी आप रहे हो। यही नहीं, सीएस, सीएमए इतने महत्वपूर्ण हैं कि दुनिया भर के प्रमुख बड़ी कंपनियों के बड़े पदों पर काम करते हैं। निवेश सहित कंपनी के प्रमुख वित्तीय मामलों में अपनी राय भी देते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आप उस क्षेत्र के महारथी भी हैं। आपका अनुभव राजस्थान के लिए बहुत बड़ी सौगात बन सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं आप अपने क्षेत्र के महारथी हैं। आप जानते हैं कि ग्रोथ कैसे हो सकती है, ग्रोथ में हमारी सहभागिता क्या हो सकती है। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए राइजिंग राजस्थान में। जो आपका मन है, आप जो देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता है आपका एक एक सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उस क्षेत्र में काम करते हैं। आपका अनुभव है, आपका अनुभव बोलता है और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। और मैं तो कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, और पूर्ण इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये अनुभव जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक भी आते हैं। कोई अगर 15 साल का, 12 साल का, 17 साल का बालक भी अगर कोई सुझाव देता है तो वो भी हमसे और आपसे अच्छा सुझाव दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि उसका जो एक जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा उसको कहीं ना कोई सवाल करने के लिए उत्साहित करती है, और वो जिज्ञासा एक ऐसा सवाल खड़ा कर देती है जो आप और हम भी जब वो सवाल आता है तो देख करके हम आश्चर्य होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप निसंदेह, क्योंकि मैं वैसे भी आपको पता है, वैसे मैं किसान हूं, पॉलिटिकल का कार्यकर्ता हूं, पॉलिटिकल मेरा विषय रहा है और राजनीति क्षेत्र में काम करता हूं, तो ये विषय तो मैं जानता हूं, लेकिन आर्थिक विषय में आप महारथी हैं। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिला देता हूं कि राजस्थान में और हिंदुस्तान में हमारी डबल इंजन की सरकार है, और निश्चित रूप से जितना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया, और जो कहते हैं वो करते हैं, तो ठीक उसी की तर्ज पर हमारी डबल इंजन की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में है। वो भी निश्चित रूप से उस वायदे पर कायम रहेगी, जो कहेगी वो करेगी। आपको कहा कि हम जमीन देंगे तो जमीन देंगे, आपको कहा हम पानी देंगे तो पानी देंगे, आपको बोला हम बिजली देंगे तो बिजली देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। आपको यदि धन की आवश्यकता पड़ेगी, वैसे तो आपके बीच में धन की बात कहना तो मैं सोचता हूं कि सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा, क्योंकि आप सब लक्ष्मी पुत्र हैं, तो मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपको लगे तो हम किसी भी रूप में पीछे हटने वाले नहीं हैं। सभी प्रकार का सहयोग निवेशकों को देंगे। आप अपने प्रभाव क्षेत्र का उपयोग करके राजस्थान में लाइए। आप प्रधानमंत्री जी के
और विश्वास पर, हमारे भजन लाल जी के विश्वास पर आप विश्वास व्यक्त कर सकते हैं कि जो कहते हैं वो करेंगे। निश्चित रूप से आप राजस्थान में निवेशक लाइए, यहाँ औद्योगिक वातावरण तैयार हुआ है, औद्योगिक विकास में भागीदार बनिए। दूसरा मुझे निवेदन करना है आप सबके सामने, चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, इसलिए मुझे तो मेरी ताकत बढ़ानी है, मुझे मेरे परिवार में वृद्धि करनी है। मेरे परिवार में, जब आपके भी परिवार में कोई यदि बच्चा जन्म लेता है तो कितनी खुशी होती है। आपके परिवार में कोई बहू शादी करके घर में आती है तो आप सबको भी बहुत खुशी होती होगी कि हमारे परिवार में वृद्धि हो रही है। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे परिवार में भी कोई नया सदस्य बनता है भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है। हमें बहुत खुशी होती है। हम चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, आज देश की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी और आप सबके सामने है कि हमारी सरकार काम कर रही है, लेकिन कई शक्तियां ऐसी लगी हुई है जो अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहती है। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समिट और 24 अक्टूबर को होने वाले प्री समिट में अपनी जिम्मेदारियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक अन्य बैठक में समिट को आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण कदम बताते हुए निवेशकों को अधिकाधिक सुविधा और प्रोत्साहन देने पर बल दिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समिट के जरिए औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सभी विभागों से पॉलिसी निर्माण का कार्य प्राथमिकता से पूरा करने को कहा। साथ ही कृषि, पर्यटन, ऊर्जा और खनन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतियों के निर्माण पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट से राजस्थान के औद्योगिक विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं राजस्थान में एक बार फिर से ट्रेन को बेपटरी करने का प्रयास किया गया है और इस बार ट्रेन को बीकानेर में पलटाने की साजिश सामने आई है। वहां कुछ बदमाशों ने रेल पटरी की जॉइंट प्लेट खोल डाली, लेकिन वे अपने मंसूबों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। बाद में रेलवे कर्मचारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे ठीक किया। समय रहते घटना का पता चल जाने से बड़ा हादसा होने से टल गया। रेलवे के सूत्रों के अनुसार रेल पटरी के जॉइंट प्लेट खोलने का यह मामला बीकानेर में चौखुटी ओवरब्रिज के नीचे सामने आया। रविवार शाम को कुछ युवक पटरियों की जॉइंट प्लेट खोलने का प्रयास कर रहे थे और इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति की उन पर नजर पड़ गई और इस दौरान वह चिल्लाया तो युवक वहां से भाग निकले। बाद में उस शख्स ने रेलवे प्रशासन को इसकी सूचना दी और इस पर रेलवे के अधिकारी और स्टाफ तत्काल मौके पर आकर जांच शुरू कर दी। और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का तेजी से होता विकास हजम नहीं हो पा रहा है। वे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के प्रदेश के विकास के एजेंडे में अड़ंगे डालने का काम कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई, युवाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को सम्मान, जल उपलब्धता के लिए मजबूत फैसले और बिजली में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम और अब 90,000 नियुक्तियों का कैबिनेट फैसला देखकर अशोक गहलोत की नींद उड़ी हुई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे शानदार फैसले एक किसान मुख्यमंत्री कैसे तीव्र गति से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जनता को झूठे बयानों से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके फरेब में आने वाली नहीं है। और राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सफारी का उद्घाटन किया। हेरिटेज मेयर कुसुम यादव और वन विभाग के कर्मचारियों की एंट्री नहीं हुई। जयपुर में लेपर्ड, लायन और एलिफेंट के बाद अब टाइगर सफारी भी की जा सकेगी। 8 किलोमीटर लंबा सफारी ट्रैक बनाया गया है। 45 मिनट तक का सफारी का आनंद ले सकेंगे। 252 रुपए फीस देना होगा, जिसमें जैविक उद्यान की एंट्री फीस 52 रुपए है। और राजस्थान एसआई
भर्ती परीक्षा 2021 की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय समिति की पहली बैठक हुई। बैठक के बाद समिति के संयोजक मंत्री जोगाराम पटेल ने जानकारी दी कि आज हमारी बैठक हुई है। मंत्रियों की बैठक में कई तथ्यों की जानकारी भी दी गई है और अभी भी कई तथ्यों की जानकारी लेना बाकी है। समिति की अगली बैठक 10 अक्टूबर को होगी। मंत्री ने कहा कि यह मामला बहुत ही कलंकित करने वाला है। डमी कैंडिडेट भर्ती परीक्षाओं में बैठे और आरपीएससी सदस्य की संलिप्तता पाई गई है। इससे आरपीएससी की साख पर धब्बा लगा है। आपको बता दें कि एसओजी की पूछताछ में सामने आया कि परीक्षा का पेपर आरपीएससी के पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा ने उपलब्ध कराया था और इसके बाद रामू राम रायका ने यह पेपर अपने बेटे देवेश और बेटी शोभा को दिया था। दूसरी ओर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भर्ती परीक्षा रद्द करने की भी मांग कर चुके हैं। पेपर लीक का मुद्दा गरमाने के बाद सरकार ने 6 मंत्रियों की समिति गठित की थी और बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मंत्री बाबूलाल खराड़ी, मंत्री गजेंद्र सिंह खीरसर और मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार मौजूद रहे। ये मत धीरे धीरे आएगा। अभी तो उन्होंने पूरी तथ्यात्मक विवरण रखा है कि उन्होंने कब कब क्या कार्रवाई की, कहाँ से तथ्य एकत्रित किए, कैसे उनको पता लगा। वो अगली बैठक में जब भी हमारा व्यू आएगा हम लोग भी समझेंगे, तब पता लगेगा। आपका वहम सही है, लेकिन वो पुराने समय की बातें हैं। वर्तमान समय में बदनलाल जी के ज़माने की सरकार है। जो कहा है वो करके रहेगी और जितना करना है उतना ही कहा है। और हमने आपको कहा है कि पहली बैठक थी, 10 तारीख को दूसरी बैठक है, इंतजार कीजिए। इसी सप्ताह आपको कोई न कोई बढ़िया समाचार मिलेगा। है जो फर्जी थानेदार बने थे उन लोगों को हटाकर पद से उनको पुलिस सलाखों के पीछे लेकर घूम रही है। लेकिन खासतौर पर ये देखा गया है कि जब राजस्थान में अब युवा मुख्यमंत्री की ओर देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया है और ये जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी जो 6 सदस्यों की कमेटी है उन्होंने आज निर्णय लिया कि 10 अक्टूबर तक ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार इस पेपर लीक प्रकरण को किस तरीके से खत्म करना और राजस्थान में एक नई बयान लिखी जाएगी जहां पर युवाओं के कुलदीप, आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन क्या सिर्फ आश्वासन के बल पे युवाओं की जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है? क्योंकि अगर हम आरोपियों की भी बात करें तो आंकड़ा जो है 100 के पार बताया जा रहा है और इतनी बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। जो युवा है उनके भविष्य के साथ बार बार इस तरह की जो घटनाएं हैं होती रहती है और इसमें इतने लोगों की जो हायर लेवल के लोग हैं उनकी संलिप्तता होती है। देखिए, इसमें कोई दोराहे नहीं है कि राजस्थान में पिछले कुछ सालों के अंदर इतने बड़े मार्जिन स्केल पर पेपर लीक हुए हैं और राजस्थान में ये पेपर लीक सिर्फ एसआई भर्ती एक पुलिस अधिकारी का पेपर नहीं है। इससे पहले कि आरएस अधिकारियों तक के पेपर लीक हुए, आरपीएससी के बड़े बड़े पेपर लीक हुए हैं। और जब हमने देखा कि रीट परीक्षाओं से जुड़े पेपर लीक हुए तो इन पूरे प्रकरणों को लेकर अब युवाओं को कम से कम इस बात की सांत्वना दी जाए, इस बात का एक भरोसा दिलाया जाए कि अब तक जो हुआ है वो सरकारों की कुछ गैर मौजूदगी रही, सरकारों की लापरवाही रही और कुछ जो वहां पर अधिकारी लगाए गए थे उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में रही थी। अब उसको दुरुस्त करने के लिए अब नई सरकार की पहल शुरू की गई है, जहां पर सरकार की अभी कोशिश है कि अब युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। बिल्कुल, किरोड़ी लाल मीणा की बात करें तो उन्होंने भी परीक्षा रद्द कराने की मांग पहले ही कर दी थी। देखिए, हालांकि पूरा अगर हम प्रकरण देखें, हमने देखा कि किरोड़ी लाल मीणा इस पूरे मामले को लेकर एक आंदोलन पर थे और राजस्थान में जब चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव, उस दौरान में हमने देखा कि एकमात्र राजस्थान के वो ऐसा नेता थे जो युवाओं के साथ खड़े थे। अब जब ये मामला जहां तक पहुंच चुका है कि जो एसआई भर्ती प्रकरण है उस भर्ती को रद्द करने की कोशिश लगभग पूरी कर ली गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई है, तो इस उनकी जो भागीदारी थी उस भागीदारी को नहीं भुलाया जा सकता है। किरोड़ी लाल मीणा की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ नजर आई है और जहां आपने देखा कि नाराजगी जो किरोड़ी लाल मीणा की खासतौर पर रही अपनी ही सरकार को लेकर, लेकिन वो आश्वस्त रहेगी कि क्योंकि एसआई भर्ती मामले को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा था और मामले को लेकर अभी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं साकार होगी और किरोड़ी लाल मीणा अब संगठन के साथ साथ पार्टी को भी एक मजबूती देने का काम कर रही है। बिल्कुल, ये जो बैठक हुई है अभी भी तमाम जो पहलू हैं उन पर बातचीत अभी नहीं हो पाई, यानी कि बैठकों का दौर अभी भी चलता रहेगा। लेकिन कब तक संभावनाएं हैं इसको लेकर जो स्पष्टीकरण है, बैठकों का दौर कब खत्म होगा, कब युवाओं के लिए स्पष्टीकरण दिए जा सकते हैं जो कमेटी गठित की गई है? देखिए, हम देख रहे हैं राजस्थान में जो अभी जो बैठक हुई, पहली बैठक के बाद ये माना गया था कि 10 अक्टूबर तक जो फैसला आना है वो फैसले में सरकार ये कोशिश करेगी कि
जो इस भर्ती से जुड़े हुए जितने भी प्रकरण हैं, जिन लोगों ने फर्जी तरीके से एग्जाम देकर ये पास किया, और उन लोगों की जो लिस्टिंग की जा रही है, क्योंकि विभाग पहले भी इस पूरे मामले को लेकर आगे रहा है। अब ये कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में जिन जिन युवाओं के साथ गलत हुआ है और जिन जिन युवाओं ने मेहनत करके इस परीक्षा को पास किया है, वो कुछ लोगों को एक हम ये मान सकते हैं कि जब इतने बड़े मार्जिन स्केल पर जब ऐसा ही भर्ती पेपर लीक रद्द होगा, तो जिन लोगों ने मेहनत की है और जिन लोगों ने फर्जी तरीके से इस भर्ती में जो पात्रता प्राप्त की है, उन दोनों के लिए ही एक बड़ा टास्क हो जाएगा, क्योंकि अब वो सलाखों के पीछे रहेंगे। और जिन लोगों ने वाकई में मेहनत की थी, उन लोगों के लिए एक डबल मेहनत का पर काम है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि जो पुराना कुछ हो चुका है उसको दुरुस्त करने के लिए कम से कम एक नई शुरुआत है। उसके लिए कुछ जो सैक्रिफाइस है वो लोगों को भी करने पड़ेगा, युवाओं को भी करना पड़ेगा। सरकार की ओर से भी कोशिश की जा रही है। हालांकि अब जो मंत्रिमंडल है, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान के अजमेर जिले में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर विवाद बना हुआ है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक अदालत में याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि दरगाह पहले संकट मोचन महादेव मंदिर था, जिसे तोड़कर दरगाह बनाई गई। गुप्ता ने अपनी याचिका में कहा कि हिंदू और जैन मंदिर को ध्वस्त कर यह दरगाह बनाई गई है और इसके प्रमाण भी मौजूद है। अब अधिवक्ता शशि रंजन ने जिला कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन की अर्जी लगाई है। वहीं अब इस मामले में 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अजमेर दरगाह जो है वो भगवान शिव का मंदिर है। उस मामले को लेके हमने एक सिविल सूट जिला अदालत में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शशि रंजन सिंह के माध्यम से फाइल किया था। उस मामले में लास्ट 25 तारीख को सुनवाई हुई थी, क्योंकि जिस जज साहब के पास वो मामला पहुंचा था, वो मामला उस जज साहब के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, इसलिए उस 25 तारीख को सुनवाई नहीं होता। आज हमने उसी मामले में एक ट्रांसफर पिटीशन जिला जज के समक्ष पेश की है और उस ट्रांसफर पिटीशन पे कल दोपहर 12 बजे के आसपास सुनवाई होगी। और उसमें हमने साफ मांग किया है कि इस मामले में जल्दी सुनवाई हो। इसके लिए जो जिला जज जो जज साहब इस मामले को सुनेंगे, वहाँ ये मामला ट्रांसफर कर दिया जाए। अब कल ये तय हो जाएगा कि कौन जज साहब इसको चुनेंगे। उसके बाद जल्दी ये सारी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, जब सर्वे होगा उसका, और पता चलेगा कि अजमेर जो दरगाह है वो असल में भगवान शिव का मंदिर है, जो कि जैन मंदिर और महादेव का मंदिर तोड़ के वहाँ दरगाह बनाई गई है। और हम चाहते हैं जल्दी इस पर सुनवाई हो, ताकि सारी दुनिया में ये सच्चाई पहुंचे और हमें न्याय मिल सके और देश के करोड़ों हिंदुओं को न्याय मिले और जल्दी वहाँ दोबारा भव्य भगवान शिव का मंदिर का निर्माण हो सके। झालावाड़ जिले के टापरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। सरकारी जमीन पर रास्ते को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लाठी डंडे भी चले। खूनी संघर्ष में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए और 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और जयपुर में रविवार को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के राजस्थान राज्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर जयश्री पेरीवाल आईसीसी राजस्थान राज्य कार्यालय की चेयरपर्सन बनी। वहीं राजस्थान की सीएम दिया कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपनी सोना, लोहा, पेट्रोलियम और नए खोजे गए लिथियम भंडार आदि जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का लाभ उठाते हुए अगले 5 सालों में 350 बिलियन USD की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। का राजस्थान चैप्टर का शुभारंभ हुआ है और जो चेयरपर्सन है वो भी जयश्री पेरीवाल जी है, महिला है और खुशी की बात है। और मेरे लिए भी बहुत ये ऐसा समय है राजस्थान के लिए कि आप देखेंगे कि राजस्थान में क्या क्या होने वाला है और बहुत कुछ होने वाला है। इंडस्ट्री और बिजनेस की संभावनाएं बहुत कुछ हैं और अभी आपने देखा कि इंडस्ट्री के जितने भी लोग थे वो बहुत इंथुजियास्टिक थे, बहुत उनमें उत्साह था कि हम राजस्थान में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। राजस्थान में जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी और हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे टूरिज़्म हो, एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सब में अभी भी पोटेंशियल बहुत है। तो उस पोटेंशियल को फिर से कैसे टैप किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, उसके लिए हम लोग, जैसा आप जानते हैं, मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान होने वाला है।
और जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुझे लगता है इन सबको अपनी गिरबान में जाकर देखना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां करने से पहले अपने 5 साल में किस तरह के हालात थे। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार कई गुना बढ़े। कल या परसों मैंने भी आप लोगों को कहा था कि जिस आदमी की सरकार होते हुए राजस्थान में पेपर लिखकर मामले में इतनी सारी घटनाएं हुई और लगातार वह खुद को आगे बढ़कर क्लीन चिट देते हैं और ना इसमें सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व है, ना राजनेता इन्वॉल्व है, ना कर्मचारी इन्वॉल्व है और इस तरह की टिप्पणियां करते रहे हैं। आज जब हकीकत सामने आ रही है तो सबका खुलासा हो रहा है। मुझे लगता है कि सबको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां करने से पहले अपने 5 साल में किस तरह के हालात थे, किस तरह से राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार कई गुना बढ़े थे। पेपर लीक के बारे में मैंने कल भी परसों भी आप लोगों को कहा था कि जिस आदमी की सरकार होते हुए राजस्थान में पेपर लीक के मामले में इतनी सारी घटनाएं हुई और लगातार वो खुद आगे बढ़ करके क्लीन चिट देते रहे, लगातार आगे बढ़ करके जो है न इसमें सरकारी अधिकारी इन्वॉल्व है, न राजनेता इन्वॉल्व है, न कर्मचारी इन्वॉल्व है, इस तरह की टिप्पणियां करते रहे। आज जब हकीकत सामने आ रही है तब बौखलाए हुए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता ने पिछले 10-5 साल का उनका शासनकाल की उस कुराज को भोगा है, देखा है, वो अच्छी तरह से जानती है और पहचानती है। उनके स्टेटमेंट जो है वो उनकी खिसियाहट दिखाता है। और ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन में आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी ने संबोधित किया और इस दौरान आध्यात्म का महत्व समझाते हुए इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का कहना था कि हमारे यहाँ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जल, वृक्षों और प्रकृति का पूजन का प्रावधान है। हमारी प्राचीन परंपरा आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रासंगिक है। इन्हें रोकने की महती आवश्यक। शास्त्रों में कहा गया है कि स्वच्छ मन, स्वच्छ तन से ही जीवन में सच्ची सुख और शांति प्राप्त होती है। आजकल के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन शैली में लोग मानसिक तनाव, अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो रहे हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान आध्यात्मिकता में निहित है। आज समाज में अनेक विषमताएं हैं, इन्हें रोकने की महती आवश्यकता है। और बीकानेर के प्राचीन और राज परिवार की कुल देवी नागणेची माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नागणेची माता का मंदिर भी रोशनी से नहाया हुआ नजर आ रहा है। नागणेची माता का यह मंदिर बीकानेर के राज परिवार की कुल देवी के रूप में माना जाता है। इसकी स्थापना बीकानेर के राज परिवार ने की थी। नवरात्र के अवसर पर मंदिर को काफी अच्छे से सजाया गया है। वहीं मंदिर में इस बार लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। मां नागणेची की सुबह से लेकर शाम तक पंचभोग लगाए जाते हैं। इनके भोग के प्रसाद का श्रद्धालु इंतजार करते हैं। नवरात्र का पर्व बराबर जारी है। आपको बताना चाहेंगे इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं मरुनगरी बीकानेर के अति प्राचीन नागणेची मंदिर में। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पब्लिक की भीड़ है और बराबर नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं, एक रूप में महिलाओं की लाइन है तो दूसरे रूप में पुरुषों की लाइन है। देखिए लगभग ये नागणेची माता का मंदिर है। यहाँ का इतिहास कुछ अपने आप में अनूठा है। अगर इतिहास की बात करें तो बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है ये मां नागणेची का मंदिर और लगभग कहा जा सकता है कि राव जोधा के बेटे राव बीकानेर जब बीकानेर नगर बसाया तो अपने पिता से यह मूर्ति मांगी थी और उसके बाद से यह लगभग एक तरह से कहा जा सकता है कि बात करते हैं हम क्या कहेंगे, आप यहाँ पर बराबर आते हैं? जी, मेरे को आज 25 साल हो गए नागणेश मंदिर सुबह शाम और नवरात्रों में भी यहाँ सुबह शाम सेवा देते हैं और भक्त के रूप में भी नियमित आते हैं। तो माता जी की हमारे पर आस्था है, कृपा बनी हुई है। कितना प्राचीन मंदिर है ये बताएंगे? ये अपने राज परिवार के पुराना एक टीले पे बना हुआ मंदिर है जो बीकानेर स्थापना के टाइम का मंदिर है, जिसमें काफी आस्था के अंदर है। बीकानेर के चारों तरफ से ये कुल देवी है राठौड़ वंश की, तो राठौड़ वंश के
लोगों के साथ साथ अन्य बीकानेर के जो लोग हैं और जो बाहर रहते हैं वो भी यात्रीगण काफ़ी आते हैं और माता की उन पर आस्था है और कृपा बनी हुई है और माता के दर्शन करने दूर दूर लोग आते हैं। और केसरिया रंग तने लाग्यो ना गरबा ढोलीडा ढोलरी वगाड़ा मारे हिचले वे छे राधे राधे बरसाने वाली राधे समेत कई गीतों की धुनों पर जमकर गरबा खेला गया। गुजराती पंजाबी गीतों और परंपरागत वेशभूषा की जुगलबंदी ने माहौल संस्कृति से रंग दिया। देर रात गरबा और दांडिया का खुमार रहा। गरबे की धुन पर गरबा प्रेमियों के कदम थिरकते नजर आए। गरबा के शौकीन लोगों ने थिरकते हुए मानो गुजराती संस्कृति को जीवंत कर दिया। गरबा महोत्सव में बच्चों और युवाओं ने जमकर डांडिया खनकाए, वही महिला और वरिष्ठजन भी गरबा रमने में पीछे नहीं रहे। तो ये 4 तस्वीरें राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर, जैसलमेर से अलग अलग दिखा रहे हैं, जहां नवरात्रि के मौके पर गरबे का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। और राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।